8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर है। सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खासी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच सरकार के आयोग को दिए गए निर्देशों को लेकर उनकी चिंता बढ़ सकती है। दरअसल सरकार की ओर से आयोग को कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर उतना ही रखा जाए जिससे देश की माली हालत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इससे सरकारी खजाने पर कोई असर न हो। सरकार की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं और 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर और बेसिक पे कितना होगा, आपको बताएंगे डिटेल में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। गौरतलब है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। बीते 28 अक्टूबर को सरकार की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। सरकार की ओर से इसी साल जनवरी के महीने में आयोग का गठन कर दिया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 28 महीने का समय मिला है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करती है। ऐसे में अब 8वां वेतन आयोग मौजूदा पे मैट्रिक्स की समीक्षा करेगा। पे मैट्रिक्स में सबसे पहला है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है आयोग मकान किराया भत्ता जिसे HRA कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल भत्ता और तमाम दूसरे भत्ते। आयोग की ओर से इन्हें इंटीग्रेट या रिवाइज करने की सिफारिश की जाएगी। साथ ही पेंशन फॉर्मूला में बदलाव के साथ जॉब क्लासिफिकेशन यानी नौकरी वर्गीकरण में भी सुधार किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, यानी 6वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को अगर आप 2.57 से गुना करेंगे तो आपकी नई बेसिक पे तय हो जाएगी। इस दौरान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए प्रति माह तय किया गया था। ऐसे में अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे कम से कम 3.68 किया जाए। उनकी मांग है कि न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ाकर 26,000 से 39,000 के बीच किया जाए। 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर के लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न्यूनतम 1.83 से लेकर 1.92 के बीच हो सकता है और अधिकतम अनुमान है 2.46 से लेकर 2.86। हालांकि फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इस पर तो सरकार ही मुहर लगाएगी। अब आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से जो आयोग को TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है उसका क्या मतलब है और सरकार की ओर से उसमें क्या लिखा गया है। जब सरकार कोई नया वेतन आयोग बनाती है तो उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है। इसमें तय होता है कि आयोग को किन बिंदुओं पर काम करना है, कितने समय में रिपोर्ट देनी है और किन मानकों का पालन करना है। इसके बाद आयोग कर्मचारियों की संख्या, मौजूदा वेतन ढांचा, महंगाई दर, निजी क्षेत्र के वेतन और पेंशन देनदारियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद आयोग कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से चर्चा करता है। इसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है। सरकार से मिलने के बाद सिफारिशों की समीक्षा की जाती है। फिर तय किया जाता है कि कौन सी बातें लागू किए जाने लायक हैं और कौन सी नहीं। इस बार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सरकार की ओर से आयोग को एक खास किस्म का निर्देश दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से कहा गया है कि आयोग केवल कर्मचारियों के हितों पर ही नहीं बल्कि फिस्कल स्टेबिलिटी यानी राजकोषीय संतुलन और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक आयोग जिन सिफारिशों को लागू करता है उसका असर पूरे देश की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि आयोग कर्मचारियों के कल्याण के साथ देश की आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन बनाए। सरकारी डेटा के मुताबिक 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लगाया गया था तो इसका सरकार पर 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। इस दौरान वित्तीय घाटे में 0.6 से लेकर 0.7% GDP की बढ़ोतरी हुई थी।
एक अनुमान के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू करने पर 2.4 से लेकर 3.2 लाख करोड़ तक का खर्च बढ़ सकता है, यानी जीडीपी का 0.6 से लेकर 0.8%। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अगर इसे संतुलित करने के लिए टैक्स रेवेन्यू या फिर बचत में वृद्धि नहीं हुई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। इस खबर के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर से भी लोगों की सैलरी बढ़ने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सैलरी में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। अंदाजन आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, चलिए आपको इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर 2 फिटमेंट फैक्टर एवरेज माना जा रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि उनकी सैलरी डबल हो जाएगी, लेकिन ये कैलकुलेशन एरर है। 2 फिटमेंट फैक्टर लगने से सरकारी कर्मचारी की सैलरी डबल नहीं होगी। सही कैलकुलेशन कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं। मानिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी फिलहाल 20,000 रूपए है और उसका 55% डीए आता है यानी 11,000 रूपए, तो कुल वेतन हुआ 31,000 रूपए। यहाँ हम और भत्तों के बारे में बात नहीं कर रहे। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो सबसे पहले आपका डीए हो जाएगा 0। जी हाँ, अगर आपकी बेसिक पे 20,000 रूपए है और उस पर फिटमेंट फैक्टर लगता है 2, तो 20,000 को गुणा करें 2 से, आपका कुल वेतन हुआ 40,000 रूपए। यानी कि पहले आपकी सैलरी थी 31,000 रूपए और अब आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रूपए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीए का क्या होगा, तो डीए आपको मिलेगा वेतन आयोग लगने से अगले साल, और वो भी 55% नहीं। मौजूदा समय में हर साल 3% डीए बढ़ाया जाता है। तो इसी अनुमान के आधार पर आपको 40,000 सैलरी पर तकरीबन 3% डीए दिया जाएगा। ये डीए हर साल निर्धारित प्रतिशत से बढ़ता रहेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 8वें वेतन आयोग की 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि इसका फायदा आपको साल 2026 में न मिले, इसकी बहुत संभावना है। आयोग को पूरे प्रोसेस के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। माना जा रहा है 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको साल 2028 में मिलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से ही मान्य माना जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा और साल 2028 में उन्हें अरियर दिया जाएगा। तो क्या आपको इस आसान सी एक्सप्लेनेशन के बाद फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना समझ आया? 8वें वेतन आयोग को लेकर और कौन सी दूसरी जानकारियां आप जानना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।